करीना कपूर का एक डायलॉग था ना, कौन सी फिल्म थी, जब वी मेट में, कि मैं खुद की फेवरेट हूँ। दिस इज अटरली क्रैप। क्या मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये है वो विक्टिम और कमजोरी का माइंडसेट। जो फ्रंट कैमरा होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड भी नहीं हो सकता। क्या बात है, उसमें सिर्फ आप आते हैं और आपका पहलौटी के बच्चे का मसाइल तो होते हैं, वो सारे तजुर्बात उसी पे कर रहे होते हैं। जो हमारी लास्ट पॉडकास्ट जो अरे मेरा बेबी के कमेंट्स थे, आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे और आपको पसंद किया था बहुत ज़्यादा। और आप बहुत मजबूरी की हालत में ऐसी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है। गुफ्तगू मजबूरी तौर पर अच्छी है, लेकिन मेजबान की बातचीत मेहमान पर गालिब आ रही है। इसमें मेज़बान आप है मेरे ख्याल में। नहीं भाई, आप है मेजबान। मैं कहाँ से गालिब आ गई भाई? भाई साहब, सबसे मुश्किल वो बेटा होता है जो इकलौता और इसकी माँ भी बेवा हो। अगर आप विडो हो गए हैं या डिवोर्स हो गए हैं तो आप शादी, हमारा मुआशरा ये नहीं करने देता। मैं तो दोबारा शादी करना चाहती हूँ। तो आप कह रहे हैं टुडे मोस्ट मेन डोंट इवन टेल देयर स्पाउस फैमिलीज अबाउट द इनकम सोर्स। वो इतने लोगों की स्टोरीज हैं, बिजनेसमैन थे, इंतकाल हो गया, घर में किसी को किसी मामलात का पता ही नहीं। वलीद साहब वो कह रहे हैं अब तो जॉब्स नहीं मिल रही हैं हाई मैरिज डिमांड लेवल वाली, तो फिर शादी करना तो मुश्किल ही होता जा रहा है, जिना आम हो गया। अब मतलब क्या अगर आपकी एक ऐसी बीवी से रिश्ता हो गया है, मिल गई है आपको, जिसको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स और आपकी तनख्वाह की तफसीलात मिलने के बाद आपका अपने माँ बाप पे, भाई बहन पे मुनसिफाना खर्च करना वो रोक देगी, तो आपको ऐसी खातून के साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। मर्द अपने दिल की बात तो किसी को नहीं बताता। एक उसकी दिल की दुनिया है और एक दुनिया उसकी बीवी और बच्चों के साथ है। सुपरमैन रजनीकांत मर्द है ये। होस्ट आपकी वाइफ है क्या? हाँ जी, होस्ट आपकी वाइफ है। आपको बात अच्छी लग रही है तो सुने, नहीं लग रही है तो आगे चले जाएं। शुक्रिया। वो अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मॉमकास्ट। मैं हूं फरहान मलिक। मुझे आप शायद जानते ही हो, नहीं जानते तो मैं एक अदना सा सहाफ़ी हूं और मेरे साथ हैं मेरी को फाउंडर और लाइफ पार्टनर तज़ीन अताउर रहमान। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो तज़ीन आपको बताएंगे इस बारे पॉडकास्ट है। यार एक शिकायत है, देखिए हमारे पास रफ्तार है, हमारे पास रफ्तार नाव है और हमारे पास मॉमकास्ट है। मॉमकास्ट पे अभी 40,000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे सिर्फ। द काइंड ऑफ वर्क मॉमकास्ट हैज़ बिन डूइंग, मैं तो कभी कभार आता हूँ, लेकिन द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग इट इज़ ट्रिमेंडस। बहुत मुश्किल है ख़वातीन के लिए इतना पढ़ा लिखा, समझदार, सुलझा हुआ कंटेंट क्रिएट करना, लेकिन 78% लोग जो मॉमकास्ट देखते हैं वो उसे सब्सक्राइब नहीं करते। That is a little unfair. So my personal request to all of you, if you're watching this, just subscribe और उसके बाद जाके पीछे आप वीडियोस देखें और आप बताएं कि क्या पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मैं तो ये चैलेंज करता हूं कि उर्दू लैंग्वेज में ख़वातीन के लिए इस क्वालिटी का कंटेंट कोई प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। तज़ीन। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर द कॉल फॉर सब्सक्रिप्शन। नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। हाँ जी, शुक्रिया। अच्छा, आज हम बैठे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी इंटरैक्शंस होते हैं और यूट्यूब प्लेटफॉर्म होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको अपने व्यूअर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी देखने को और जानने को मिलता है। तो बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स आते हैं जो हमें सजेशंस दे रहे होते हैं, जो हमें बताते हैं कि और क्या देखना चाहते हैं या क्या बेहतर हो सकता है। कुछ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग कमेंट्स होते हैं और कुछ कमेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें कुछ क्रिटिसिज्म या फिर अपने मसाइल बयान किए गए होते हैं। तो उनके बारे में और वो जानना चाहते हैं कि उसका कुछ हमें जवाब दें, उसके बारे में हमें बताएँ। तो ऐसे ही कुछ कमेंट्स जो हैं हमने अपनी पिछली 2 पॉडकास्ट में से जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए हैं और आज हम उन्हीं कमेंट्स के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे। रिश्ता इंटरव्यू एंड जी। अरे मेरा बेबी। जी, हमारी 2 पॉडकास्ट थी, एक रिश्ता इंटरव्यू थी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ढूँढ रहे हों और चुन रहे हों, तो आपको किन चीज़ों को और किन रेड फ्लैग्स और किन ग्रीन फ्लैग्स को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी पॉडकास्ट थी कि किस तरह से हम एज़ पेरेंट्स अपने बच्चों को मॉली-कॉडल करके उनको कमज़ोर बना रहे हैं और यह इतना कमज़ोर बना देते हैं कि वो 30, 40, 50 साल की उम्र में जाकर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपने फ़ैसले खुद से नहीं ले पा रहे होते हैं। तो उस पे बहुत सारे हमें जो हैं वो क्रिटिसिज्म भी आया, कमेंट्स भी आए। तो इसमें सबसे पहले एक कमेंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम। तज़ीन, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। जी। ईट द फ्रॉग हाँ, फर्स्ट। ठीक है, तो फिर मैं अगर आप चेंज कर दे। फ्रॉक की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे कमेंट्स थे जो कि शुरू हो रहे थे जिस तरह मतलब मज़े की बात होती है कि जिस तरह के एल्गोरिथम जो है वो एक तरह की वीडियोस दिखाता है, उसी तरह से कुछ लफ्ज़ हैं जो कि कमेंट में जो हैं वो आ रहे होते हैं। उनमें से एक लफ्ज़ था क्रैप
और वो हर दूसरी कमेंट 2-3 कमेंट में वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। तो रफ्तार मेरे पे ख़्याल हैट्स में ऑफ। सबसे पहला जो कमेंट है वो शुरू होता है कुछ यूँ, लोड ऑफ क्रैप। आई कौन एम है ये, नाम तो बता दें। बताना हाँ है? हाँ, पब्लिक है, अच्छा। इसमें क्या बात है। समीउल्लाह सईद साहब कह रहे हैं लोड ऑफ क्रैप। ओके, आई एम दैट चाइल्ड हू वाज़ mollycoddled and I am a CA. Taking care of my family. Stop generalizing. It's not like you have any omnipresence to give your views so absolutely. इनके लिए मेरा एक ही जवाब है। जवाब क्या है, मतलब इस पे मैं क्या कहूँ। मेरा एक जवाब है जो करीना कपूर का एक डायलॉग था ना, कौन सी फिल्म थी, जब वी मेट में, जी। कि मैं खुद की फेवरेट हूँ। तो सईद साहब, आपको मुबारक हो, आप खुद के फेवरेट हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और आप अपने फेवरेट भी हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि आपकी जो आगे बढ़ो यार, इसमें क्या। कैरेक्टरिस्टिक है उनकी गवाही आपकी फैमिली को देनी यस, चाहिए। आप खुद मैं थोड़ी बहुत बोल अच्छा सकते हैं मैं आदमी बहुत अच्छा हूँ। हूँ। आपने हमारा पॉइंट प्रूव कर दिया है जी। कि आप एक पब्लिक फोरम पे जाके बोल रहे हैं मैं बहुत जिम्मेदार इंसान हूँ, मुझे अच्छा। देखो। और ये इसी तरह के बहुत से कमेंट्स होते हैं ना, इसमें कहा जाता है कि हमने भी तो अब्यूज़ देखा और हमने भी ये मार खाई और ये किया, हम तो ठीक ही हैं ना। सो वो जो हम We ठीक turned out हैं all right. या वी टर्न्ड आउट I ऑलराइट। give myself the certificate of completion of this certificate, और bachelor's of इर्द-गिर्द लोग all right. परेशान होते हैं उनसे, लेकिन वो डिग्री उनको बीए लगता की है। डिग्री है, बैचलर ऑफ ऑल राइट। I did all right. Self love. अच्छा, इसमें एक सवाल किया है समन अंजुम ने। उन्होंने कहा है मेनी पॉइंट्स यू हैव डिस्कस्ड आर ट्रूली बेसलेस। Okay. If a parent is keeping child at home due to security reasons, so you call them too protective. But when something actually happens due to freedom, they're neglectful. Seems like only bashing on parents. Where's the solution? Parents work hard, have sleepless nights, and according to you, all of it is for their own satisfaction. This is utterly crap. Okay. इनके नियत पे मैं कोई शक नहीं करूंगा। इनकी नियत समझ में आ रही है। ये एक ऐसी खातून है, नाम क्या है इनका? समन। समन। समन मतलब आई फील शी इज समवन हु केयर्स अबाउट हर चिल्ड्रन, इट्स ऑब्वियस। और उन्होंने इस पॉडकास्ट को भी देखा है बिल्कुल। और उस पॉडकास्ट को देखने के बाद एक कमेंट किया। नाउ समन, इफ यू आर वाचिंग दिस, कोई इसमें शक ही नहीं है, या हमने शायद उसमें ही बात की थी कि प्रोटेक्शन इज समटाइम्स एक्सपोजर। हमने अल्लाह के नबी की बात की कि जब वो छोटे थे तो उनकी वालिदा ने उनको अपने पास से दूर भेजा और लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि वो उनको लॉन्ग टर्म डेंजर से प्रोटेक्ट कर रही थी। एक डेंजर है एक्यूट और शॉर्ट टर्म जो अभी के हैं, गर्मी लग जाएगी, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और एक डेंजर्स हैं लॉन्ग टर्म के। सो क्या आप खुद बेहतर समझ सकती हैं कि क्या आप लॉन्ग टर्म जो बड़े मसाइल हैं, जैसे कि वो अपनी फैमिली का लीडर अच्छा ना बन सके, मुआशरे के अंदर अच्छा प्रोडक्टिव वर्क फोर्स का हिस्सा ना बन सके, वो डेंजर्स आपकी नज़र में हैं क्लियरली, या अभी आप सिर्फ एक्यूट शॉर्ट टर्म के डेंजर्स को देख रही हैं? ये प्रॉब्लम है। अगर शॉर्ट टर्म डेंजर से प्रोटेक्ट करने के चक्कर में लॉन्ग टर्म डेंजर आप खरीद रही हैं तो ये बुरा सौदा है। और ये ज़िंदगी को एक चीज़ को समझें, ये जन्नत नहीं है। कुछ लो और कुछ दो होता है। रिस्क कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा तो रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता बचपन भी बिल्कुल कंप्लीट 100% प्रोटेक्टेड और सेफ और जवानी भी ज़बरदस्त 100% प्रोटेक्टेड और सेफ। ये नहीं हो पाएगा। नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। आपका बिल्कुल। कोई कमेंट है? नहीं, एग्ज़ैक्टली यही कमेंट है। और फिर दूसरी बात ये है कि बात हर जगह एतदाल की जाती है। ना इस बात की कि आप रोड पर बच्चे को छोड़ दें और 1-2 साल के बच्चे को रोड पे निकाल दें और फिर भूल जाएँ उसे। ना बात ये की जा रही कि आप उसको सारी ज़िंदगी के लिए जो है एक टीनेजर को भी और एक 20 साल के बच्चे को भी आप घर के अंदर बंद रखें, क्योंकि बाहर माशरा ख़राब है, बाहर ख़राब हो जाओगे, बिगड़ जाओगे। द एक्चुअल थिंग टू डू इज़ कि हैव दैट कन्वर्सेशन, उसको सही गलत की समझ दें, उसको समझाएँ, उसको एक्सपोज़र दें और उस पर ट्रस्ट करें। अभी कुछ दिन पहले एक मेरी नज़र से एक कमेंट गुज़रा था, उसमें एक पोस्ट गुज़री थी बेसिकली। तो उसमें यही बात की जा रही थी कि मेरी बच्ची जो है वो बहुत इम्प्रेशनेबल है और उसका एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं उसको अगर बाहर भेज एक्सपोजर। दूँगी तो वो जो है कहीं बिगड़ ना जाए या गलत चीज़ों में ना पड़ जाए। ये बड़ा तो उसपे टेक्निकल बड़ा सवाल। अच्छा एक कमेंट था नीचे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर उसको बिगड़ना होगा या उसको गलत रास्ते में पड़ना होगा तो वो यहाँ रहकर भी घर में अपने कमरे में बिगड़ चुकी होगी। होगी। तो बेहतर है कि आप उसको ट्रस्ट दें और उसको एम्पावर करें और उसको उस चीज़ के लिए जाने दें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये देखना होगा कि बच्चे की ज़रूरत क्या है। हम एक्चुअली आपने जो लफ्ज़ सैटिस्फैक्शन का इस्तेमाल किया है, तो हाँ, कभी-कभार हम अपने दिल की सैटिस्फैक्शन कि मेरा दिल मुतमईन है, हाँ, वो घर में बैठा हुआ है ना बच्चा, मुझे सुकून है, वो घर में, वो किसी परेशानी में नहीं है। हम अपनी सैटिस्फैक्शन या हम अपनी
कह लें कन्वीनियंस को देख रहे होते हैं और जो हार्ड चीज़ है कि उसको एक्चुअली एक्सपोज़ करना चीज़ों से, उसको बाहर भेजना और उसके ऊपर जो है चीज़ों का और एक्सपीरियंसेस को खोलना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम उससे घबरा कर कहते हैं कि नहीं, ये इस तरह से प्रोटेक्टेड रहे, मॉलिकॉडल रहे, यही इसकी एक और बेहतर है। एग्जांपल दे देता हूँ मैं। ये तो घर ही की एग्जांपल दे देते हैं। अभी हम अक्सर ये सुनते हैं, ये सीज़न चल रहा है एग्ज़ाम्स का। जी। A lot of times parents are not leaving their kids at home. वो खुद कहीं आ जा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। 15 साल, 16 साल, 17 साल का बच्चा है, लेकिन वो घर में अपनी भी समाजी ज़िंदगी, हर चीज़ उन्होंने मौकूफ़ कर दी है उस बच्चे के इम्तिहान के लिए, उसके साथ बैठे हुए हैं। डज़ योर चाइल्ड रियली नीड दैट? अगर आपका बच्चा इमोशनली 16, 17, 18 साल की उम्र में इतना वीक है कि उसको ये लगता है कि मेरे माँ-बाप जो मुझसे 15, 20, 25 साल बड़े हैं, वो अपनी किसी सोशल एंगेजमेंट कहीं जा रहे हैं और मुझे क्योंकि अभी ज़िंदगी में पढ़ना है, तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये मेरे साथ ज़्यादती हो गई। अगर आप उसके सीने में, उसके दिल में, दिमाग में ये विक्टिमहुड दे रहे हैं कि मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी सब लोग खाना खा रहे हैं, मेरे साथ मैं क्यों ये कर रहा हूँ? या बाकी सब लोग घूम रहे हैं, मैं घर में। ये है वो विक्टिम और कमज़ोरी का माइंडसेट। ज़िंदगी में उसको 36 जगह ऐसे मसाइल और हालात से गुज़रना पड़ेगा जहाँ उसके सर्कमस्टांसेस अलग होंगे, सामने वाले के अलग होंगे और उसके दिल में और दिमाग में इतनी समझ होनी चाहिए कि कोई बात नहीं यार, चलो ठीक है, तुम जाओ, कोई मसला नहीं, मेरा तो ये काम है ना, मैं भी ये कर रहा हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक़्त एग्ज़ाम देना है, आपकी नहीं है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? जी। या सो ये भी एक सही। एग्ज़ाम्पल है उसकी, हुँ, मॉलीकॉडल की और लाड प्यार की। बिल्कुल। और इसका ना बड़ा अच्छा अभी मेरी दोस्त की बेटी है, वो प्राइवेट कर रही है ओ लेवल्स। तो उसने अपने एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताया कि उसके सेंटर में ऐसे अलग-अलग पोर्शंस बने होते हैं। एक तरफ वो बच्चे होते हैं जो प्राइवेट पढ़ रहे हैं और एक तरफ वो बच्चे होते हैं कि जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बड़े-बड़े स्कूल्स के हुँ, एनरोल्ड होते हैं, उनकी तरफ से वो आए हुए होते हैं। तो उसने कहा कि क्लियर हालाँकि वो ज़बरदस्त स्कूल हैं, उनकी ज़बरदस्त तैयारी होती है, अक्सर कोचिंग में भी उनके साथ हैं और उसको पता है कि ये लोग बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं। लेकिन जब इम्तिहान के टाइम पे इस तरफ बाउंड्री के इस तरफ यानी प्राइवेट साइड के बच्चे जो हैं वो आराम से, सुकून से तैयार हुए हुए हैं अपनी चीज़ों को लेकर लिखने के लिए और उस तरफ के बच्चे एक्सट्रीम स्ट्रेस में और एक्सट्रीम उलझन का शिकार हैं कि बस लगता है कि बेचारों का अभी कोई एंग्ज़ायटी अटैक हो जाएगा, परेशान हो जाएँगे बिल्कुल क्योंकि तो अरे यार तुम बच्चों को छोड़ो, हाँ, रुको एक सेकंड। पेरेंट्स भी। आपको लास्ट ईयर का वाक़या याद है? हुँ, ऐसा लग रहा था आईसीयू के बाहर, मतलब वो जो रास्ता था एग्जाम सेंटर के अंदर, इम्तिहान गाह के अंदर जाने वाला, जो बच्चे जाते थे जिसमें हुँ, और दोनों तरफ माँ बाप खड़े हुए थे, हुँ, खुदा की कसम ऐसा लग रहा था कि मस्बा खाने में बच्चे जा रहे हैं। मतलब वो बच्चों से आखिरी दफा मिल रहे हैं और बच्चे अब अंदर जाके खुदा ना खास्ता की कुर्बानी के लिए जा रहे हैं हुँ। और माँ बाप, तस्बीहें चल रही हैं, विर्द चल रहा है, मुंह पे जुबानों में चल रहे हैं और पैनिक अटैक्स हो रहे हैं माओ को और हाथ मल रहे हैं जैसे खुदा ना खास्ता पता नहीं कोई शैडो ऑफ डेथ में जा, वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ में जा रहा है बच्चा। यार फॉर क्योंकि गॉड हमने सेक, अपनी इट सारी इज जो यू, यस इट इज यू एंड यू आर प्रोजेक्टिंग योरसेल्फ इनटू दैट और चाइल्ड। हम अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो हमारी सीधी नहीं है और हमारी अपनी जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको लेकर इतने ज़्यादा चार्ज्ड हैं कि हम अपने बच्चों को इस चीज़ से गुज़ार रहे होते हैं। क्योंकि क्लियरली जो प्राइवेट करने वाले बच्चे हैं उनका यही समझ में आया था कि उनके माँ-बाप ने ऑलरेडी ये बात इस रास्ते पर हैं कि वो सोचते हैं कि स्कूल से या मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ों से क्योंकि कोई भी स्कूल हो हर बच्चे को ट्यूशन जाना पड़ता है। तो इसलिए मोस्टली ज्यादा लोग जो हैं अब इस बात को चूज़ कर रहे हैं कि वो खुद ही स्कूल पढ़ा से दें। हटा लें, खुद पढ़ा लें, ट्यूशन लगा दें। तो वो बच्चे ऑलरेडी रिलैक्स्ड घर से आए हुए थे, उनके माँ-बाप भी रिलैक्स्ड हैं और उधर वाले बच्चे जो हैं, उनको उस रट में डाला हुआ है कि सुबह से लेके रात 12-12 घंटे जो है तुम ट्यूशन, स्कूल, पढ़ाई में लगे रहो और उनको स्ट्रेस में ये डाला आई हुआ है थिंक तो इसको इसको जनरलाइज ना, मैं ये समझ जनरलाइज ना करें। मेरा ख्याल है स्कूल और प्राइवेट का ना करें। आई थिंक बड़ा सिंपल है, ये एक बिहेवियर है। ये बिहेवियर जिसका है उसका है, जिसका नहीं है उसका नहीं हाँ, है। ट्रू। कमेंट्स ओके। ठीक है, अच्छा एक और कमेंट है एम स्क्वेयर फिल्म्स का। उन्होंने लिखा है कि एवरी कॉन्वर्सेशन इज़ वैलिड एंड ऑन पॉइंट बट द सफरिंग कॉज्ड बाय द मैन चिल्ड्रन अराउंड अस इज़ ऑलरेडी टू मच। After hearing these conversations, all I can do is improve myself and understand these things for my future. बिल्कुल ठीक है। The current man children are too far gone to return to their normal selves. अग्री। और भाई एक बहुत बड़ी ब्रीड क्रिएट हो रही है इस तरह के चिल्ड्रंस की, जो 19 20 21 साल के। तो अभी तज़ीन हमने अपना एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसको मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे टफेस्ट मीडिया इंटर्नशिप प्रोग्राम है। हम्म, तज़ीन आप उस प्रोग्राम को मैनेज कर रही थी सारा, क्या हुआ, हम्म। कितने दिन लास्ट कर रहा है हर बच्चा आने वाला? एक दिन, दो 2 दिन, दिन, 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 3 दिन दिन, भी नहीं नहीं। 1 दिन, 1 3 दिन नहीं हाँ, चले। ठीक है।
भाग रहे हैं। मतलब ये जस्ट शो कर रहा है कि एक 20 साल के बच्चे को सिस्टेमिक प्रेशर से कितना महफूज रखा गया है, धूप से, गर्मी से, स्ट्रेस से कितना महफूज रखा है। कोई हम उससे पत्थर नहीं उठवा रहे हैं, हम कोई इसको भागने ये नहीं कह रहे कि 8 फ्लोर ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो फिर वजन उठाओ। कोई फिजिकल स्ट्रेस नहीं है। इट्स जस्ट द स्ट्रेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे आर क्रम्बलिंग अंडर It's इट। the stress of responsibility, and maybe they think that working at Raftar is something like very hip and very ऐसा कूल। कुछ है कि बस बस जाएंगे और हम जो हैं वो बहुत बड़े चेंज मेकर बन जाएंगे और या पता नहीं क्या ही वहाँ पे well होगा। with especially for Raftar, yes, especially for Raftar it should be very tough to get in. yes, And maybe because हमारा तो मुद्दा शोहरत पैसा है ही नहीं। because someone actually while leaving said I was not enjoying it, like for Yes. 3 days she was not able to enjoy her work. रेड फ्लैग गाइस, माँ बाप अगर देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, प्लीज अगर आपका बच्चे में इतनी तपड़ नहीं है और ये आपको नजर आ जाती है कि वो 18, 17, 16, 20 साल की हो गई है या हो गया है और वो दो जरा सा भी बाहर का स्ट्रेसफुल नया एनवायरनमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकता, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। शाफिया यूसुफ ने लिखा है कि इंस्टेड ऑफ कॉडलिंग आई से इट्स द मास कंजप्शन दैट इज मेकिंग पीपल मेंटली मोर वीक Capitalism. and unstable. Everything just boils down to capitalism. It's a worldwide issue because West is moving toward creating a dystopian controlled system, and these are the symptoms of its affecting us in real time. हो सकता है। I myself suffer from anxiety. हालांकि I have never been babied by anyone, बल्कि I had a really rough childhood. However, as a Gen Z, we went from being careless children to understanding gut-wrenching reality of the world in such a short time. There is no way it will not affect us mentally or cause mental health issue. That's insane of you to think about it deeply. The kind of information we had to digest at such a young age. It takes courage to even stay alive at this point. Stay alive, okay, now that's थोड़ा एक्सट्रीम हो गया लेकिन नहीं बट इट्स एक्चुअली अक्कासी नहीं, कर रहा है ठीक कि किस तरह के स्ट्रगल्स है दुनिया में और आप जो हैं वो उनको ये तो बच्चों को इससे शील करने के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2010 से 2015 के दरमियान मेंटल एंजाइटी मतलब इसमें दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। बच्चियों में इनवर्डली डिसऑर्डर्स जिसको एंजाइटी और डिप्रेशन कहते हैं और बच्चों में लड़कों में आउटवर्डली डिसऑर्डर्स जिसमें एंगर मैनेजमेंट है, ड्रग्स है, पोर्नोग्राफी है। ये 300 टाइम्स बढ़ गए हैं दुनिया में, ख़ास तौर पे अमेरिका का डेटा है। सोशल मीडिया कंजम्पशन, और ये वही टाइम है जब आईफोन आया है, स्मार्टफोन्स आए हैं, इंस्टाग्राम ने सेल्फी का फंक्शन ऑन किया है। मतलब तज़ीन इतना खौफनाक डेटा है कि जब से इंस्टाग्राम ने कैमरों में फॉरवर्ड कैमरा आया, आगे का कैमरा आया 2011-12 में, उसी साल इंस्टाग्राम ने अपने आप को डेस्कटॉप से हटा के सिर्फ मोबाइल ओनली कर दिया एंड देन थिंग्स वेंट क्रेजी। पागलपन शुरू हो गया। और यही वो ज़माना है जब अमेरिका के अंदर एक शदीद, और अमेरिका में नहीं, ये ग्लोबल ट्रेंड समझें। अब आप अमेरिका से आइसोलेटेड नहीं है। हर जगह शदीद एंजाइटी और डिप्रेशन और एंगर और ड्रग्स और पोर्नोग्राफी के मसाइल पैदा हुए। और बिकॉज ये आपको सेल्फ ऑब्सेशन की तरफ लेके जाता है और दूसरी चीज़ ये करता है कि आपको इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच आपकी ज़िंदगी बना देता है ना कि बस आपके लिए फिर आप ही रह जाते हैं। जंकी बनाता है आप। हाँ, इट्स जस्ट यू बिकॉज इट्स आपको इस कैमरे, क्योंकि अगर आप देखें जो फ्रंट कैमरा होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी नहीं हो सकता। कभी कभार अगर आप ये चाहे ना कि ज़्यादा लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाती है जिसका हाथ लंबा ही ढूंढो, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड ही आपको फ्रंट कैमरा जो है ना वो कैप्चर करने देता है। उसमें सिर्फ आप आते हैं और आपका हाँ, ये बहुत मैक्सिमम तो 2 आगे, और अगर लेंगे तो बहुत आड़ी तेजी सी एक सेल्फी बनती है जो अगर होती भी है तो। अच्छा, दूसरा इसमें एक नाम है सी ईगल और ईगल वाटरफोर्ड। बहरहाल मतलब उनका कोई यूजर नेम है ये। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन द फिनोमेना वेयर पेरेंट्स वांट देयर एल्डेस्ट सन टू बी अ स्लेव फॉर द होल फैमिली। हिज चिल्ड्रन शुड हैव नो लाइफ ऑफ देयर ओन। This happens in Punjabi joint family system. Eldest son must not make no decision without his parents. Younger ones should. Eldest one needs to provide for younger ones, and he is bound to be disgraced if he fails to do so. It is by hook or by crook. It is the opposite case with younger ones. In my paternal elders, my taya had the same story. Being the eldest like me, he was also denied any share in inherited properties even when he had 7 daughters. All the 5 brothers and 1 sister made sure he was disgraced throughout the family. My father inherited those genes, so I am on the same hit list and seriously fear losing share in inherited property. Even when I am medically challenged and jobless due to a car accident since the last 3-4 years. That's very sad. And ये तो खैर उससे ज़्यादा एक बिल्कुल ठीक है। अब क्या कहते हैं पहलौठी के बच्चे का मसाइल तो होते हैं,
हाँ। हर तरह के मसाइल होते हैं, उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं माँ बाप को, उस वक्त हम्म, माँ बाप जवान होते हैं, वो अपने शबशबा हम वलवला माँ बाप का ज़्यादा होता है, वो सारे तजुर्बात उसी पे कर रहे होते हैं, उसी को मतलब मैं बताऊं, मतलब हर तरह के तजुर्बात उसी पे होते हैं और इन्होंने पंजाबी जॉइंट फैमिली सिस्टम का है, लेकिन हर आई जगह, थिंक ये हर हर जगह ही जगह। ये चीज़ हाँ, प्रेवलेंट होती है। और इसमें एक ये चीज़ होती है, और एक जब मेरे पास तुम हो ड्रामा आया था तो उसमें उस पर रिव्यू किया था ज़ैनब ने, तो उसने इसमें एक बड़ी अच्छी बात की थी कि हर घर में एक ऐसा बच्चा भी परवान चढ़ाया जा रहा होता है जो कि वेला होता है। मतलब वो कुछ नहीं करता है, वो घर में होता है, वो उसका मकसद ज़िंदगी में होता है कि वो टैंकर लाएगा, पानी चढ़ाएगा, ये करेगा, वो करेगा, वो घर का छोटा टाइप का, मतलब वो बख्शू भी अनपेड लेबर टाइप का। एक तो बख्शू, ये भी और हमें उसको नज़र ऐसे आता रखा है, जाता है उसको ऐसे कि ही तुम रखा बाकी जाता सबके है। काम करो, हाँ, सो ये भी जॉइंट फैमिली कर, में। सो अब ये बताएं कि ये कौन कर रहा है उन बच्चों के साथ जो इस कमेंट में किया, और जो वो माँ किया बाप कर जाता रहे हैं है, ना, माँ बाप ही कर रहे होते हैं ना। बिल्कुल सही है। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है फरहत इकबाल का। वो कह रही हैं बात सही कही। एक बात ये कि जहाँ माँ बाप अलग नहीं करना चाहते, वहाँ अब उनके बच्चे भी अलग होना नहीं चाहते, इस वजह से कि पैसे बच रहे हैं, काम डिवाइड हुआ हुआ है। जबकि मुझे ये लगता है कि जो अलग हो जाते हैं वो ज़्यादा तरक्की करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अलग होने या किचन अलग करने का मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स का ख्याल ना रखा जाए या सिबलिंग को पूछना ही छोड़ दें। इंसाफ और मेहनत, सब्र, सब कुछ ही ज़रूरी है। आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हाँ, है, उन्होंने असल बड़ी इसमें अच्छी क्या कॉमेंट, इसमें सही हाँ। मुनासिब बात है। अच्छा, एक जो है शफीक बेग साहब, उन्होंने इसका एक मज़ीद तज्ज़िया किया कि डिक्लाइनिंग मॉरल वैल्यू स्टार्टेड व्हेन भुट्टो केम टू पावर, especially when he inserted his favorite people in those jobs which were eligible for those who pass the required exam. Furthermore, after that, coming political parties and establishment choose corrupt people in power. I'm born in Karachi and my own kids don't believe that once Karachi was an exemplary city. Now blaming Gen Z and millennial does not make any sense. ठीक है, तो ये भी एक पेरेंट्स और ऊपर वाली जनरेशन नहीं है कि ये भी ज़्यादती की है हमारे बच्चों के साथ, हमारी जेन जी और बेसिकली मिलेनियल्स के साथ। पेरेंट्स से मुराद पावर सेंटर है। एनीबडी who sits in a power position sits in a parenting position। वो इदारे का एक सीईओ भी एक बाप होता है, शहर का मेयर या शहर का, अब तो हमारे मुल्क में तो क्या मेयर वेयर है नहीं, लेकिन जो सूबे का वज़ीर आला होता है वो सूबे का बाप होता है, मतलब बाप या माँ होता है, जो भी आप उसको कह दें। तो ये इसी तरह कहते हैं ना, इसीलिए तो कहते हैं रियासत होगी माँ के जैसी। अच्छा, ये दो कमेंट्स हैं, इन दोनों की ही बात जो है मैं इसमें मिला के बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है सबसे मुश्किल वो बेटा होता है जो इकलौता और इसकी माँ भी बेवा हो। इसके ऊपर सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि हाय माँ बेचारी को अकेला छोड़ दिया। जब वो माँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इसका अपना घर है, लेकिन वो बहू बेटे को सांस भी इनकी मर्जी से नहीं लेने देती। इस मसले का क्या हल है, इस पर भी रोशनी डालें। बहुत और इसमें एक और मज़े किसी ने का। कहा था कि इसमें जो है अगर अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं कि अलग रखें पेरेंट्स को, या उनके लिए कोई हेल्प हायर करें, तो फिर किस तरह से बाउंड्री बनाई जाए। तज़ीन, ये तो बहुत ही मैंने भी देखा है। कभी कभी किसी वजह से विडोड या डिवोर्स्ड ख़वातीन होती हैं, उनका एक ही बेटा है अगर, यार वो बेटा बहुत फंस जाता है। एक तो वैसे ही सिंगल बेटा फंस जाता है, बहन भी हो तो, अगर एक बहन और एक बेटा है उसमें भी सिंगल बेटा, माँ की एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज़्यादा होती है, बेतहाशा एक्सपेक्टेशन हो जाती है माँ की, और माँ उसको सॉर्ट ऑफ अपनी कोऑप्ट करती है कि ही इज़ द मैन इन द हाउस नाउ। तो अच्छा, इसके पीछे भी एक माशरे का प्रॉब्लम है। हाँ, बिल्कुल। हमने अपनी जो हमारी जो पॉडकास्ट हमने मदर्स डे के बारे में की थी, इट वाज़ अराउंड दैट कि माँ को ये चीज़ क्यों महसूस होती है और वो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट इमोशनली एंड फिज़िकली हर तरह से क्यों हो जाती हैं। सो आई थिंक आप लोग अगर वो देखेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा इस पे इन डेप्थ पता चलेगा। दूसरा ये है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो बाउंड्री होती है ना, वो जो इमोशनल या फिर जो बाउंड्री है कि दीज़ थिंग्स आर अलाउड एंड दीज़ थिंग्स आर नॉट अलाउड, ये चाहे आप फिज़िकली साथ रहते हों या फिज़िकली अलग रहते हों, ये इन वह इस एवरी मुल्क मैनर में ना आपको, रहता हो, हाँ, इस मुल्क में ना रहते हों, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि वो फ़ोन के ज़रिए मैनिपुलेशन हो रही होती है, काम उतार कि दिया उनका। ससुराल वाले फ़ोन करके ऐसी बातें करते हैं और मेरा शौहर जो है वो मुझसे लड़ाई पागल हो करता जाता है, है और हाँ। ये होता है। सो देयर आर दोज़ केसेज़ एज़ वेल। तो फिर अगेन इसमें जिस स्पाउस के पेरेंट्स की तरफ से ये बात की जा रही, उस स्पाउस की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बैलेंस को कैसे क्रिएट करे। माँ को ये समझना पड़ेगा, अगर वो यंग एज में विडो हुई है या डिवोर्स्ड हुई है, कि उसका बेटा अपनी एक ज़िंदगी गुजारेगा, उसकी एक अपनी बीवी होगी, उसको आगे बढ़ जाना है। इसीलिए इस्लाम में शादी करने का हुक्म है कि आप शादी कर लें। जी। अगर आप
विडो हो गए हैं या डिवोर्स हो डिवोर्स्ड हो गए गए हैं। हैं, तो अब शादी हमारा मुआशरा ये नहीं करने देता। बिल्कुल। अब उसकी एक फंडामेंटल कंपेनियनशिप की नीड है, इमोशनल नीड है उस औरत की या मर्द की, इन दैट वे, वो पूरी नहीं हो रही। आपने अब वो अपनी सारी तवज्जुहात और मोहब्बतों का मरकज वो एक औलाद को बना देती है। ये टॉक्सिक हो जाता है, फिर ये गलत हो जाता है। और मुझे अगेन अफसोस आता है, क्योंकि अगर उन खातून को या उस मर्द को कोई उसकी जवानी में जब उसके साथ ये हादसा हुआ, उसके 1-2 साल के बाद ये बात समझा देता कि पार्टनर, यू नीड टू गेट रीमैरिड, यू नीड टू गेट रीमैरिड, अनलेस यू आर 70-60 ईयर्स ओल्ड, 60 ईयर प्लस है, फिर तो चलो मैं तो कहता हूँ उसमें भी आपका हक है कि आप कर लें शादी। लेकिन अगर आप 30-40 साल की उम्र में आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है, यू शुड गेट रीमैरिड, यू नीड टू लिव अ लाइफ। वी हैव एग्जांपल्स ऑफ अ लॉट ऑफ वुमेन जिनकी डिवोर्स हुई, उन्होंने दोबारा शादी को बहुत खुश हैं, अभी हमारी अच्छी। वेंसडे को जो पॉडकास्ट गई है उसके अंदर भी मेहर के साथ हमने यही बात की है, बिकॉज मेहर इज़ एन एनएलपी मास्टर कोच, और उनके साथ भी कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसी बात है दैट शी गॉट डिवोर्स्ड एंड देन शी रीमैरिड, एंड शी इज़ माशाल्लाह हैप्पीली मैरिड टू हर सेकंड एंड शी हस्बैंड। देयर वाज समथिंग सो कूल अबाउट इट। रिमेंबर जब वो आई थी यहाँ और बैठी थी, तो उन्होंने इस बारे में इतना अनअपोलोजेटिकली मुझे कहा, आई वांट टू गेट रीमैरिड। एंड मतलब मैं भी यही समझता हूँ कि खवातीन को शादी कर लेनी चाहिए दोबारा, लेकिन इवन फॉर मी जो ये आइडियोलॉजिकली समझता है कि ये ठीक काम है, वो सुन के ना, चूंकि एक शॉकिंग सी बात है कि एक मिडिल एज खातून आपके सामने ये बात बोल रही हैं कि मैं तो दोबारा शादी करना चाहती हूँ, तो आप कह रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम सब कंडीशन इस तरह हो गए। बट इसका हल ये है भाई कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हो जाता है प्रॉब्लम, ये इस वजह से हो जाता है कि जो सिस्टम में नीड है वो नीड मुआशरा रोकता है पूरा करने से, उसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है। अच्छा, अब ये सारी जो हमारी लास्ट पॉडकास्ट जो अरे मेरा बेबी के कमेंट्स थे, कुछ जिनके बारे में बात की थी, इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है हमें अप्रिशिएट भी किया था, आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे और आपको पसंद किया था बहुत ज़्यादा। आप और बहुत मजबूरी की हालत में थोड़ा ऐसी बहुत मुझे भी इंफॉर्मेशन कहीं शेयर पे कर रही हैं। थोड़ा बहुत मुझे भी अच्छा कह दिया था लोगों ने। अब हम चलते हैं इससे पिछली वाली पॉडकास्ट जिसके अंदर हमने बात की थी कि रिश्ते के लिए कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने चाहिए और करना चाहिए। 50,000 व्यूज तज़ीन, हाँ? हाँ, रिश्ता इंटरव्यू। उसके माशाल्लाह बिकॉज़ आई थिंक वाओ! जब भी हम रिश्ते से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनाते हैं, हाँ, रिश्ता लाइक इन द सेंस ऑफ रिश्ता हाँ। होना शादी वाला, सो उसमें हमेशा बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ भी आती हैं हमें ईमेल आएँगे, कमेंट्स आएँगे जिसमें लिखा हुआ होगा कि भई मैं शादी करना चाहता हूँ, आई वांट टू मैरी, प्लीज़ सेंड प्रपोज़ल, या प्लीज़ या इसमें मैं एक नीड कमेंट पढ़ना गर्ल। हाँ। तो वो इस तरह के बहुत हमारे कमेंट्स और आते हैं जिनको हम देख के सिर्फ हँसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा एक कमेंट से। ठीक है। रिश्ता इंटरव्यू का कमेंट, अब्दुल मालिक हाशिमी। गुफ्तगू मजबूत तौर पर अच्छी है, लेकिन मेज़बान की बातचीत मेहमान पर गालिब आ रही है, जो खुशगवार तासुर पैदा नहीं करती। बेहतर यह है कि या तो ऐसे मेहमान को मदऊ ना किया जाए जो मौसर अंदाज में अज़ार ख्याल न कर सके, या फिर मेहमान को मुनासिब मौका दिया जाए कि वो अपनी बात मुकम्मल तौर पर पेश कर सके। मेज़बान का हद से ज़्यादा गालिब आ जाना सामाईन के लिए नागवारी का बाइस बनता है। इसमें मेज़बान आप हैं मेरे ख्याल में। नहीं भाई, आप है मेज़बान। मैं कहाँ से गालिब आ गई भाई? भाई साहब, कौन कहाँ? अब्दुल मालिक साहब, अब्दुल मालिक साहब, आपने इन्हीं की बात प्लीज़ की है ना, क्लियर यही करें, मेज़बान बताएं। होती हैं हमेशा। आज मैंने होस्ट किया है पहली दफ़ा, यही भाई मेज़बान होती देखिए हैं। पॉडकास्ट है, इसमें कोई मेज़बान और मेहमान नहीं होता। बहुत सारे लोग जो हैं इसकी वजह से करते हैं और वो कह रहे हैं कि जो सवाल पूछने वाला जो है वो खुद ही इतना तबसरा कर रहा है, तो पॉडकास्ट है, तबसरा ही हो रहा है, बात ही हो रही है। कोई कहता है कि बिल्कुल जैसे घर में बैठ के बात करते हैं वो, तो हमारा मकसद यही है कि घर में बैठ के जैसे बात की जाती है वैसे बात की जाए, ताकि घर में बैठे हुए लोगों को जो है इस बात की समझ यार आप आए और सच बताएं, रिलेटेबिलिटी हो। हाँ, आप सच बताएं, मतलब पीटीवी का प्रोग्राम नहीं है ये। डिजिटल को लोग पसंद ही इसलिए करते हैं यार कि हम लोगों का कोई एंकरिंग का बैकग्राउंड नहीं है, इनका कोई, हम लोग आपके तरह के लोग हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा ओमनी पढ़ लिख के, प्रेजेंस नहीं है। ओमनी प्रेजेंस नहीं है हम लोग थोड़ा पढ़ लिख के रिसर्च करके आपके फ़ायदे के लिए कोशिश करते हैं। रफ्तार और मॉमकास्ट का ये ख़ास तौर पे है कि हम चाहते हैं लायानी बेमानी कंटेंट ना बनाएं, वो कंटेंट बनाएं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा हो, तो हम वो कंटेंट पेश करते हैं। भाई हम कोई ट्रेंड एंकर और प्रेजेंटर नहीं है, हम जैसे घर में डाइनिंग टेबल पे बात करते हैं वैसे यहाँ पे ही बात कर रहे होते हैं। तो या सो डोंट वरी अबाउट इट, बट तज़ीन आप इतना गालिब ना आया करें, देखिए अमीर तकीमीर की कोशिश करें। अच्छा, जी। I have a question. Some men are not even able to financially earn more so that they can be labeled as potentially suitable husband. Can such men marry if they want to?
I know today most men don't even tell their spouse families about their income source, which is most probably funded by parents or siblings support them. Is such a marriage also legit? Because the male might not be able to earn his entire life and would be supported by his family throughout. Whoa. What do you say? मेरे ख्याल में तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि Red जितनी flag. भी नेक नियति के साथ घर वाले या अब्बा का बिजनेस आपको सपोर्ट कर रहा हो, जो बात आपकी अपने कमाए हुए पैसे की होती है या जो बात आपकी अपनी ओनरशिप की होती है वो अपनी अलग होती है, और वो आपके रवैये में, आपकी तमाम डीलिंग्स में वो झलकती है. सो आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ ग्रीन फ्लैग फॉर मी. अच्छा, इस तमाम डिस्कशन के बाद बहुत सारे लोगों ने हमसे वो मांगा कि वो जो स्लाइड्स हैं वो शेयर डाल की दीजिए, जाएं, वो हाँ। डिस्क्रिप्शन में डाल दी थी. लोगों ने उसको सराहा भी, उनको उसको पसंद भी किया. एक साहब हैं वलीद साहब, वो कह रहे हैं अब तो जॉब्स नहीं मिल रही हैं, हाई मैरिज डिमांड लेवल वाली, तो फिर शादी करना तो मुश्किल ही होता जा रहा है, जिना आम हो गया. अब मतलब क्या लड़की नहीं मिलेगी तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे? मतलब जो अल्लाह के अहकाम है वो ख़त्म हो जाएंगे? मतलब ये कौन सा, ये हमेशा ये जो बात की जाती है ना कि भूखा था तो चोरी कर ली, और ऐसे कितने लोग लड़की हैं? नहीं मिल रही थी तो जिना कर लिया. मतलब अल्लाह से, अल्लाह का खौफ वौफ कुछ नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं नहीं नहीं, देना है. मतलब इतना मतलब श्योर है कि अगर मैंने ये होने से कर लिया तो मैं माफ, मतलब बेसिकली मतलब ये क्या जिना, ये जिना को आम होने की ये वाली जो मिसालें मेरे समझ में नहीं आती कि एक चीज़ जो हराम है तुम्हारे पास हो ना हो, जो हराम है वो हराम है ना. रास्ता आप निकाले। कैसे बोल सकते हैं कि क्योंकि ये नहीं हुआ तो इसलिए हराम हो गया? तो वो कह रहे हैं रास्ता निकाले बाजी। तरीक हाजी तरीक। भाई आप फिर आप अगर नहीं है इसके लिए, जो अगर चीज़ों को ऊपर तमाम जो डिमांड्स कह लें आपके हिसाब से, या जो भी इसके जो पैरामीटर्स हैं उस पर अगर नहीं उतर रहे हैं तो फिर आप नहीं करिए शादी, क्योंकि शादी सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप का नाम नहीं है ना. शादी इज़ अ होल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें आपके बच्चे भी शामिल हैं, आपकी ख़ानदान नहीं शामिल नहीं, है. इसमें मैं एक हाउ सवाल, कुड यू से कि नहीं? नहीं, एक चीज़ बड़ी बड़ी सीधी बात है, मैं इस पे भी नहीं जाता तज़ीन। आप कह रहे हैं कि आप जिनसे रिश्ते की बात कर रहे हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है, आप उससे नीचे हैं, हम्म. तो आप उससे नीचे की डिमांड वालों को ढूंढ लें। कोई तो होगा जिसकी डिमांड, आप कहाँ हैं, और कितना कम आप कमा रहे हैं काम नहीं कि आप करेंगे, किसी खुद की मेहनत नहीं करेंगे अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए. मतलब भाई मैं आप, मैं पैसों की बात तो कर ही नहीं रही. नहीं नहीं, मैं तो पैसों की बात ही कर रहा हूँ कि आप एक सर्टेन डिग्री ऑफ अर्निंग है आपकी, आप इस वक्त जहाँ हाँ, स्कैन कर रहे हैं तो जिस उसी में एनवायरनमेंट देखिए. को, उस एनवायरनमेंट में आप मेयार पे पूरा नहीं उतर रहे, बिल्कुल. आप उससे नीचे कर लें, आप उसके सही. मेयार पे पूरे उतर जाएंगे, शादी हो जाएगी इंशाल्लाह आपकी, अल्लाह ताला आपको जोड़ का रिश्ता नसीब फरमाए, बिल्कुल. आमीन। अच्छा, दूसरा एक जब हमने बात की थी कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से फ़र्रुख सज्जाद साहब ने सवाल किया है, डज़ इस्लाम इंसिस्ट समवन टू टेल हिज अकाउंट डिटेल्स टू द स्पाउसेस? No, because a man who is breadwinner has some more responsibilities, such as parents, younger siblings, and more wives. So he has to judge himself for honesty about his spending on each relationship. इसका जो हमने जवाब दिया था मैं वो भी पढ़ देती हूँ, फिर इस पर मज़ीद हम बात कर लेते हैं. मैं जवाब इसमें ये लिखा हुआ था कि वेल ही नीड्स टू बी ट्रांसपेरेंट. A good spouse will not stop you from spending on family. But if he is not transparent and has income from wrong sources, won't the family and spouse need to know कि अगर आप जो है ये ट्रांसपेरेंसी ये छुपाना क्यों है? मतलब आप बेसिकली समझ रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये इसको गेट कीपिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर पता चल जाएगा कि आप एक्स अमाउंट कमा रहे हैं तो बीवी खुदा ना खास्ता, पता नहीं, एक तो वो बड़ा मज़े का आता है ना गोल्ड डिगर. तो किसी ने पूछा कि एक बच्चे ने टीचर से सवाल आया हुआ किसी टीचर के आगे कि हाउ टू, टीचर या ट्रेनर के आगे, कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ गुड गर्ल एंड अ गोल्ड डिगर. तो ट्रेनर की बड़ी मज़े की वीडियो वो कहते हैं कि आपके पास गोल्ड है जिसको वो डिग कर रही है, आपके पास जो गोल्ड आएगा वो भी ससुराल से आएगा. सो द पॉइंट इज़ कि ये क्या मेंटालिटी है कि औरत को, अगर बीवी को अगर आप बता देंगे तो वो लूट खाएगी और वो किसी पे खर्च नहीं करने देगी. अगर आप अक्ल सलीके समझ वाली औरत से शादी कर रहे हैं उसको इससे कोई इशू नहीं होगा, हाँ अनलेस आप उसका हक मार रहे हो. अगर आपकी एक ऐसी बीवी से रिश्ता हो गया है, मिल गई है आपको, जिसको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स और आपकी तनख्वाह की तफसीलात मिलने के बाद आपका अपने माँ बाप पे, भाई बहन पे मुनसिफाना खर्च करना वो रोक देगी, तो आपको ऐसी खातून के साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो मैं बात सीरियस उस वक्त बात वहाँ कर पे जो की गई थी, इट मतलब वाज मोर अबाउट सोर्स अगर ऑफ कोई एक इनकम. औरत
आपके जायज़ खर्चों को इस तरह से रोक देगी जस्ट, और इसके लिए उसकी डिटेल्स पता करना क्यों ज़रूरी है भाई? वो तो वैसे ही रोक देगी, मतलब नहीं ये खर्च करो, मतलब मसला क्रिएट करना है वो तो बोल देगी। मतलब इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है और कि अगर किसी भी औरत की अपने तमाम हुकूक और ज़रूरियात पूरी हो रही हों, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये स्टीरियोटाइपिंग क्यों है कि बहुत बड़ा हर मसला है। औरत जो है वो बस इसी दिमाग के साथ आती है कि उसने किसी और पे खर्च नहीं करने देना, उसने सब कुछ। व्हाट स्टुपिडिटी। The core foundation of a marriage is trust. वो तो Trust होता ही नहीं है, वो तो Trust फ्रॉम requires हाँ। transparency. There is no trust without transparency. If there is no transparency, there is no trust. For the man, इन मर्द के लिए सबसे बड़ा काम क्या है? अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा। क्यों? क्योंकि वो उन पर खर्च करते हैं। तो मर्द के कव्वाम होने की सबसे बड़ी क्राइटेरिया जो है वो है उनका खर्च करना। अगर वो इस खर्च करने से मुताल्लिक भी अपने घर के अंदर एक ट्रांसपेरेंट ओपन एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकता, प्रॉब्लम है बॉस, प्रॉब्लम है। और ये जो हम पहले से एक स्टीरियोटाइप के साथ जो ट्रस्ट की आप बात कर रहे हैं ना, इसके 2 डील ब्रेकर, 2 ट्रस्ट ब्रेकर जो हैं, जो कि हमारे माशरे में इतने कॉमन हैं, और मर्द खुद अपने बारे में भी यही बात कह रहे होते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि ये कितनी फ़िज़ूल वाहियात बात है, और औरतों के बारे में भी कह रहे होते हैं। औरतों के बारे में ये स्टीरियोटाइप होना कि ये तो आई ही इन ऑन द उसके साथ है कि इसने तकरीब डालनी है। औरतें तो होती ही ऐसी हैं, औरतें तो लड़ाइयाँ ही करवाती हैं। ये करवाती हैं। सोचकर वो इस सोच के साथ आते हैं कि औरत जो आएगी वो लड़ाई ही करवाएगी। मतलब वो इसके अलावा वो मेल-जोल से, मोहब्बत से नहीं रहेगी। और दूसरा जो अपने बारे में बनाते हैं और जो औरतों के दिमाग में बिठाई जाती है, वो ये बात होती है औरतों के ज़हनों में, जो ट्रस्ट ब्रेकिंग, कि मर्द जो हैं वो बदनज़री करते ही हैं। नहीं, और मर्द मर्द जो तो हैं वो बाहर देखते ही हैं। ये 2 चीज़ें तो शुरू से ही जो है वो हमारी सोसाइटी में इनग्रेन्ड है, एंड एवरीवन वर्क्स फ्रॉम दिस, कि इसके ऊपर अपनी बिल्डिंग बनाते नहीं, हैं। और मर्द अपने दिल की बात तो किसी को नहीं बताता। ये भी एक स्टीरियोटाइप कि मर्द अपने जो वो एक ऑल्टरनेट लाइव्स हैं उसकी। एक उसकी दिल की दुनिया है, प्राइवेट दुनिया है, जिसमें उसका बैंक स्टेटमेंट है, जिसमें उसके दोस्त हैं, जिसमें उसके अपने दिल की फीलिंग्स हैं। ये एक अलग दुनिया है। और ये एक दुनिया उसकी बीवी और बच्चों के साथ है, वो एक अलग दुनिया है। और इसको सुपरमैन रजनीकांत मर्द है ये, कि ये जो इन दोनों दुनियाओं को बिल्कुल अमन सुकून के साथ लेके चलता है। इट्स इम्पॉसिबल टू लिव पीसफुली लाइक दैट। अगर कोई मर्द ऐसे जी रहा है तो वो खुश नहीं जी रहा, और यकीन करें उसके घर वाले भी उससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि ही इज़ नॉट गिविंग देम 100% ऑफ हु ही इज़। यार आप किसके लिए जी रहे हो यार? अगर आप अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए 100% अवेलेबल नहीं हो, 100% दिल, दिमाग, हर लिहाज से, फिर क्या है आप? किसके लिए हैं आप? मैं तो, और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया था जी। मर्दों वाला जो स्टीरियोटाइप है वो तो मुझे पता नहीं वो है कि कितना है, नहीं है। ख़वातीन के मुताल्लिक जो ये स्टीरियोटाइप है कि मतलब उनको फाइनेंशियल डिटेल्स ना बताना, ये इतना कॉमन है। ये इतना कॉमन है, ये किस कदर शदीद लेवल ऑफ मिसट्रस्ट है। और फिर मेरे सब दिमाग में जो सवाल आता है कि जब आप डीलिंग्स में जाते हैं और जब आप टैक्स के हवाले से बात कर लें, या अपनी डिस्क्लोज़र जब देना होता है आपको फाइनेंशियल, वहाँ पर जब बात कर लें, तो वही लोग घबराते हैं जिनके कोई मसाइल होते हैं। हुँ। अगर हाँ, आप तो फिर तो और हक बनता है ना आपकी बीवी का, आपके नॉट सिर्फ बीवी का, आपके बच्चों का, आपके माँ-बाप का, अगर भाई-बहन पे खर्च करें उनका भी, कि हमें जो लाके खिलाया जा रहा है, ये जो चीज़ें जहाँ पे इन्वेस्ट की जा रही है, वो है सही जगह है या नहीं है। आप अगर ऐसे ही आप सूद पे काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपके घर के बाकी लोगों को उसका पैसा नहीं चाहिए। तो अगर आपने डिस्क्लोज़र नहीं दिया हुआ है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि हम क्या खा रहे हैं, हम किस चीज़ पे ज़िंदा हैं? तो मतलब आप क्यों क्यों छुपा रहे हैं? मतलब छुपाते तो वही है ना कि जहाँ पे कोई तज़ीन, मसला होता है। ये तो बहुत आप छोटी बात करें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ तज़ीन। हमारे एक दोस्त हैं, कारोबारी हैं, वो अपने सर्कल का बता रहे थे। हमारे तो सर्कल में कारोबारी लोग नहीं है ना। कह रहे थे, फरहान, इतने लोगों की स्टोरीज़ हैं, बिज़नेसमैन थे, मिड लेवल बिज़नेसमैन, इंतकाल हो गया। घर में किसी को किसी मामलात का पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। 3600 लोग खा गए पैसा, और 3600 लोगों ने आके डिमांड कर दी, यार इन्होंने तो हमारे पैसे लिए हुए थे। अक्सर ऐसा हुआ कि जिन्होंने पैसे उनके लिए हुए थे वही पैसा भी मांगने आ गए, क्योंकि उनको पता था इसके घर में किसी को कुछ नहीं पता होगा। वो भाई, घर वालों को किसके लिए कमा रहे हो? असल तो वरासत बीवी बच्चों के पास जाएगी ना, उनको ही नहीं पता तुम्हारे डिटेल्स, मामलात।
अल्हम्दुलिल्लाह वरासत तो यहाँ कोई लिखता नहीं है इस मुल्क में, इसको तो कोई बहुत ही न मनुष्यत की बात समझी जाती है कि मैंने वसीयत अपनी हो। वसीयत तो कोई लिखता नहीं है कि फाइनेंशियल मैटर्स का कंप्लीट ऑडिट करके हर जी। 6 महीने पे अपडेट करके बीवी को एक ईमेल कर दो। या जो भी तुम्हारे ट्रस्टेड लोग हैं उसमें बीवी लाज़मी होनी कितने चाहिए। कितने किस्से। सबसे बड़ी स्टेक होल्डर बीवी है ना तुम्हारी। हुँ। तुम अगर चले जाओगे दुनिया से, तो बीवी बच्चों को सँभालेगी ना, उसी को नहीं पता। भाई अपने बच्चों के लिए बता दो। और कितनी पुरानी पाकिस्तानी इंडियन फ़िल्मों से लेकर कितने लोगों की एक्चुअल कहानियाँ हैं ये, कि जहाँ पर अब्बा के इंतकाल पे सब कुछ पार्टनर्स ने हड़प लिया। बेहतर। कितनी फ़िल्मों का स्टोरी लाइन यही होती थी ना कि बाप मर गए तो लोगों ने हड़प लिया और उनको बेघर कर दिया। और इस तरह से कितनी चीज़ें जो है हम ख़ानदानों में देखते हैं कि भाइयों ने, चचाओं ने हड़प लिया या XYZ किसी ने हड़प लिया और उनको नहीं मिला। तो क्यों होता है ये? क्योंकि कोई डिस्क्लोज़र नहीं होता, पता ही नहीं होता है घरवालों को, बीवी बच्चों को पता ही नहीं है। अच्छा, मेरे ख़्याल में ये एक लास्ट कमेंट है, इसको भी हम ले लेते हैं। हैकर साहब हैं, इन्होंने इन्होंने भी कहा वेरी नाइस कंटेंट, और फिर उन्होंने वही कहा कि मेल होस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, थोड़ा कम बोला करें। होस्ट आपकी वाइफ है क्या? हाँ जी, होस्ट आपकी वाइफ़ है और होस्ट नकाब में बैठकर आपके साथ पॉडकास्ट कर रही है, और होस्ट नकाब में बैठकर और लोगों के साथ भी पॉडकास्ट कर सकती है, और ये कोई ममानियत इसकी है नहीं। और होस्ट सही कर रही है या गलत कर रही है, ये होस्ट का और अल्लाह ताला का मामला है। तो आप उसका जजमेंट देने के लिए जो है मत बैठे रहें। आपको बात अच्छी लग रही है तो सुने, नहीं लग रही है तो आगे चले जाएँ। शुक्रिया। आई एम सॉरी अबाउट दैट। इफ यू बिलीव इन अल्लाह, यू गॉट परफेक्ट मैच। आपके भोलपन को सलाम। अगर आपको अल्लाह पे यकीन है तो आपको परफेक्ट मैच मिलेगा। अंबिया की एग्जाम्पल्स है मेरे भाई। ऊँट नहीं बाँधेंगे। अल्लाह ऐसे नहीं होता पार्टनर, ऐसे नहीं होता। और उस ऊँट बांधने के बाद भी हादसा हो सकता है। प्लीज़, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, वंस यू एक्सेप्ट दैट इट बिकम्स ईजी। कमेंट्स तो यार मेरे ख्याल से सैकड़ों कमेंट्स थे। कोशिश की है कि उन कमेंट्स को पिक करें जिसको हम कर सके। हो सकता है बहुत सारे वैल्यूबल और मज़े के कमेंट्स हों जिन पे हमने जवाब ना दिया हो। द पॉइंट इज़ वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड नॉट जस्ट ऑनलाइन। देखो, एक बहुत बड़ा मसला तज़ीन जो मैं देख रहा हूँ कि लोग सोशल मीडिया फोरम्स पे, पॉडकास्ट के अंदर तो इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल अपने डाइनिंग टेबल पे, डिनर टेबल पे ये कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है। हमको किसी तरीके से कोशिश करके अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने बेडरूम्स में ये कॉन्वर्सेशंस करनी है। कोशिश करें साथ मिल के कोई चीज़ देख लें, बिल्कुल। और जजमेंट के नज़र से ना देखें कि इसको अभी ये चीज़ दिखाकर मैं शर्मिंदा करवाऊँगा हुँ, या इसको दिखाकर मैं शर्मिंदा करवाऊँगी, ये ना हुँ। करें। टुगेदर, साथ मिलके एक फैमिली एक्टिविटी के तौर पे कंटेंट को कंज्यूम कर लें। मज़ा आता है, बॉन्डिंग भी होती है। और दूसरी बात, जैसे एक कमेंट में भी कहा हुआ था कि ये अब के जो लोग गुज़र गए उनके लिए नहीं, आने वाले लोगों के लिए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम पेरेंटिंग के हवाले से बात करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं जो प्रेवलेंट टेक्नीक्स हैं पेरेंटिंग की, हुँ, तो उसका मकसद ये है कि ठीक है, हुँ, आपने तो जैसी गुज़ार ली, आप जिस लेवल पर पहुँच गए, हुँ। आप खुदारा एक साइकिल ब्रेकर बने और आगे जो बच्चे हैं उनको इससे ना गुज़रने दें। और हो सकता है कि शायद आप भी ना कर पाएँ, और तो वो जो बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शायद वो अपनी अगली ज़िंदगी में ये बात कर पाएँ। क्योंकि हमें नहीं पता कि किस लेवल पर कौन-सी बात कहाँ किसको असर कर जाए और वो आगे बेटरमेंट का ज़रिया बन जाए। एब्सोल्युटली। एक सिर्फ चीज़ जो बहुत प्रिवेलेंट कमेंट था, आई थिंक वो नहीं पिक हो सका, मुझे याद आ रहा है कि जॉइंट फैमिली के बारे में जो हमने बात की थी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आया था कि ये कैसे कह रहे हैं कि माँ-बाप को छोड़ दें बुढ़ापे में। यार कोई नहीं कह रहा छोड़ दें यार, प्लीज़ जज़्बाती ना हो। कोई नहीं कह रहा माँ-बाप को छोड़ दें। माँ-बाप का ख़्याल रखना आप पर फ़र्ज़ है, उनका टेक केयर करना आप पे फ़र्ज़ है, उनके साथ एक घर में रहना आप पे फ़र्ज़ नहीं है। और फिर वही बात कि आप माँ-बाप, माँ और बाप साथ हैं, बाप है ना यार, ख़्याल रखेगा माँ का, माँ है, बाप का ख़्याल रखेगी। अगर उनमें से कोई एक रह गया है, तो वो आपके घर में आ सकते हैं। जब हम जॉइंट फ़ैमिली की बात करते हैं, तो वो सिर्फ़ माँ-बाप नहीं होते, उसमें जॉइंट फ़ैमिली होती है, उसमें भाई-बहन होते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं। और बहुत सारे लोग तज़ीन, जो कि इस जॉइंट फ़ैमिली सिस्टम की हक़ में बात कर रहे होते हैं, जिसमें मतलब मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो लोगों के बाकी कमेंट से लग रहा होता है कि बहुत इस्लामिक हैं और वो
अल्लाह रसूल का ख्याल करने वाले हैं, उसी में वो इन जॉइंट फैमिलीज़ के अंदर जो प्रिवेसी के मसाइल होते हैं, जी। सतर के मसाइल होते हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करने के तैयार होते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता। आई थिंक हमने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगीं, जिन पे जो क्रिटिसिज्म थे, जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत थी, हमने कर ली है। आइंदा भी अगर कोई इस तरह का सवाल आया जो कि कमेंट्स के इंटरेक्शन में मिलेगा, तो हम दोबारा कोशिश करेंगे उसको हम एड्रेस कर सकें। एक चीज़ कैन आई ऐड है, एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी हियर एट मॉमकास्ट। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक कम्युनिटी बनाएं। तो आप में से जो लोग कराची में रहते हैं और यू लाइक आवर कंटेंट एंड यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू आवर कॉज, क्योंकि कुछ कमेंट्स तज़ीन वाकई में बहुत मज़े के होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, समझदारी के होते हैं, दिस इज थॉट प्रोवोकिंग होते हैं। दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइस। हम कोई चंद हाथों में नहीं चलने वाली चीज़ें हैं। इफ़ यू थिंक यू गॉट समथिंग टू से, प्लीज़ गेट इन टच। ईमेल क्या है तज़ीन मॉमकास्ट का राब्ते के लिए? themomcast@gmail.com। themomcast@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप करें। वी विल गेट इन टच। लेट्स वर्क टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई और सवाल है या कोई चीज़ें जैसे फरहान साहब ने कहा, आप उस पर शेयर कर सकते हैं हमारे ईमेल के ऊपर। और दूसरा ये कि मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने देखा ही नहीं, शुरू किससे करना है? मैं कुछ भी पूछूं पहले? किसी से भी कर लो यार, मैं थ्रो एनीथिंग एट मी, आई कैन डील विद इट। क्यों अब्दुल अहद? मॉल भी बड़ी वड्डी चवल है। एडिट कर देना। यो रिकॉर्ड हो रहा था अभी। वकास जरा जाके राहिल से पूछना अभी ना, तू जा राहिल से पूछ। यो लेट्स गो मामा। सारे आगे पीछे हो गए हैं ना इसमें कमेंट। तो प्रिपेयर क्यों नहीं किया तुमने? मैंने वो सब नहीं निकाले हैं भाई। हद हो गई यार। अब्दुल अहद क्या हो रहा है? डिसाइड कर लो। कर लो फ्राइडे का कर लो। हमारी जितनी भी व्हाट इज द राइट वर्ड? आई डोंट नो। करवाती है। बात तो पूरी करने देते हैं ना। माजूर चाहता हूँ। एक मिनट, क्या बात का जवाब दिया आपने? भाई वो कह रहा था ना कि ज़माने के हालात बदले गए, अब मैरिज से वो तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए, यही कह रहा है ना वो। नहीं, चले काट दे भाई इस सवाल को। सो आई थिंक हमने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। आप कर लें। एनर्जी कहाँ है तुम्हारे अंदर? चॉकलेट खत्म हो गई सारी, कैफे में से एनर्जी कहाँ से आएगी? 15 तारीख को खत्म, 13 तारीख को खत्म। लेमन बिस्किट खत्म, सब खत्म खत्म हो गया भाई। खाली हो गया। एडिट कर देना।